वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज केमिस्ट्री की क्लास में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था रासायनिक बलगतिकी, या जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, हमने इससे पिछले वीडियो में जो आपको बताया था उसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने सीखा था कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। उसके बाद हमने सीखा था कि वेग के आधार पर हम अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है जो बहुत जल्दी होती है, उसको बोलते हैं तात्कालिक अभिक्रिया। जो बहुत समय लेती है उसको बोलते हैं अत्यंत मंद अभिक्रिया। इन दोनों के वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं सामान्य विधियों द्वारा, इसलिए इस चैप्टर में हमारी इन दोनों रिएक्शन का कोई खास यूज नहीं था। हमें जिस अभिक्रिया पर बात करनी थी वो स्लो रिएक्शन है, मतलब जिसका वेग तात्कालिक अभिक्रिया से तो कम होता है मगर अतिमंद अभिक्रिया से थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद हमने सीखा था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, या अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। और उसको हमने आपको बताने के बाद बताया था कि अभिक्रिया की जो दर होती है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं औसत वेग, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा हमने आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक वेग। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखो, मैं इसके आगे के टॉपिक में आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले हम औसत वेग को लेकर के एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2a प्लस 3b बराबर 2c प्लस d। हमने आपसे बोला कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग का व्यंजक लिखिए। औसत वेग का समीकरण लिखना है। तो देखो, इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक है तो हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, माइनस गुणांक कितना है, 2 है ना, बताया था पिछले वीडियो में, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो +1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और डी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी आएगा। हमने इस तरीके से समीकरण को लिखना सीखा था। तो इसी समीकरण पर हम आगे आपको सवाल कराने वाले हैं। खैर, उन सवालों को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि अगर यही चीज हम एक और रिएक्शन लेते, मान लो ए बराबर बी, और हम कहते हैं इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो तात्कालिक वेग है, तात्कालिक वेग है, उसका समीकरण क्या होगा, तो तुरंत आप लिखते हो माइनस डी ए अपॉन डी टी, या फिर प्लस डी बी अपॉन डी टी। आपको बताया था ये जो औसत वेग है इसमें समय अंतराल थोड़ा बड़ा है, सिग्निफिकेंट है, और उसमें उस समय अंतराल में जो सांद्रता का परिवर्तन है वह भी सिग्निफिकेंट है, मतलब पर्याप्त बड़ा है। जब ये समय अंतराल लगभग 0 की तरफ हो जाता है, अगर हम लिमिट लगाएं तो लिमिट t टेंड्स टू 0 अगर हम कर दें, तो यहां पर सांद्रता का जो परिवर्तन है वो भी बहुत कम हो जाता है, और ऐसे वेग को हम बोलते हैं तात्कालिक वेग। यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है उसका सूत्र, उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, उसका जो यूनिट है वो क्या होता है। आप बताओ, अभिक्रिया की जो दर है उसमें हम क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की जगह उत्पाद लिख सकते हो, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये होता है ना। अब आप बताओ, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, अपॉन में है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है उसका जो मात्रक होता है, अभिक्रिया की दर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज मैंने आज कवर करी है कि अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है।
दोनों तरीके के वेग का आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना आ गया, गणितीय रूप लिखना आ गया है। अब हम करते हैं इस पर सवाल, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं हम सवालों को। देखो ये हमारा सवाल लिखा हुआ है कि अभिक्रिया कोई है a प्लस 2b बराबर 3c। इसके लिए किसी क्षण मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर c के बनने की दर कितनी दी हुई है, 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखो समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास रिएक्शन है a प्लस 2b बराबर 3c। सबसे पहले हम इसका जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति या जिसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री, इसके बिहाफ पर हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग एक ही चीज है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन, अब देखो किसी क्षण की बात हो रही है तो हम इसको अगर ऐसे डी ए अपॉन डी टी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर है, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, और माइनस बी के रिस्पेक्ट में लिखें तो डी बी अपॉन डी टी, और सी के रिस्पेक्ट में लिखें तो प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये जो पूरी यूनिट है, मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इंक्लूडिंग 1/2 1/3, ये जितना पोर्शन है इसको इंक्लूड करते हुए अगर हम बोलें तो ये क्या चीज है, ये है अभिक्रिया का वेग, या इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। और अगर हम इन गुणांकों को ना लें, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। इसी तरह से माइनस डीबी अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे, बी के विलुप्त होने की दर, और माइनस नहीं प्लस डीसी अपॉन डीटी को क्या बोलेंगे, सी के निर्माण की दर। क्लियर है, गुणांकों को लेते हुए लिखेंगे तो बोलेंगे अभिक्रिया का दर, और अगर गुणांक नहीं लेंगे तो जो अभिकारक है उसके विलुप्त होने की दर, जो उत्पाद है उसके निर्माण की दर, इसको इंडिकेट करेगा। अब आप सवाल को देखिए, आपको सवाल में दिया है कि इस अभिक्रिया में किसी क्षण C के बनने की दर, C के निर्माण की दर, C के निर्माण की दर का मतलब है dC अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 टू दी पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है सवाल में, C के निर्माण की दर दी हुई है, आपसे बोला जा रहा है तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो आपका जो अभिक्रिया का जो दर है उसका जो समीकरण बना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण में ये हिस्सा है पहला हिस्सा बराबर दूसरा हिस्सा बराबर तीसरा हिस्सा। इसमें हम पहले हिस्से और तीसरे हिस्से को एक साथ नीचे लिख देते हैं। देखो, फर्स्ट एंड थर्ड भाग से आप बताओ, जब दोनों हिस्सों को हम एक साथ लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर प्लस 1/3 डीसी अपॉन डी टी। अब देखो इसकी वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 टू दी पावर -2। तो अगर हम इस वैल्यू को रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 10 टू दी पावर -2। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 0.33 इंटू 10 टू दी पावर -2
या इसको हम और सॉल्व करें तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये पॉइंट्स मूव कर दिया तो 10 टू द पावर माइनस 3, ये रेट है, सांद्रता बटे समय है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो हमने देखा कि माइनस डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें ये आ गई, और ये माइनस डी अपॉन डी टी हमको बताता क्या है, ए के विलुप्त होने की दर। तो हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया, ए के विलुप्त होने की दर कितनी निकाल ली हमने, तो आप देखें ए के विलुप्त होने की दर है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है बी के विलुप्त होने की दर भी बताओ, ए के साथ साथ अब पूछा गया है बी के विलुप्त होने की दर। तो अब हम कौन सा भाग लेंगे, दूसरा और तीसरा, तो मैं यही लिख देता हूं, सेकंड एंड थर्ड भाग से। अब बताओ सेकंड भाग से क्या आ रहा है, -1/2 dB अपॉन dt बराबर +1/3 dC अपॉन dt। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसको वैल्यू रख करके हम केवल किसकी वैल्यू निकालेंगे, dB अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे। dB अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, और इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू है वो आएगा 0.66 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3, मात्रा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे जो बी के विलुप्त होने की जो दर है वह हमने कितनी प्राप्त कर ली है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हमको सवाल में दिया था, ध्यान से समझे। जब हम गुणांकों को लेते हुए समीकरण बनाते हैं तो वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। अगर हम गुणांकों को नहीं लेते हैं, केवल डी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, डीसी अपॉन डी टी करते हैं, तो अभिकारक के वो विलुप्त होने की दर है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और सी के निर्माण की दर है। आपको जो दिया हुआ है उसके बिहाफ से अननोन चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब इस जैसा एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे आपको करने की थोड़ी प्रैक्टिस आ जाए। तो आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं थोड़ी सी केवल हिंट दे रहा हूं। देखो ये रिएक्शन है a प्लस बी बराबर 2c। इसमें a के विलुप्त होने की दर दी हुई है। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूं। देखो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 2c, ये सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन चाहे जैसा दिया हो उसको देख करके आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप केवल ध्यान से करिए, आप कर ले जाओगे। हमारे लिए दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 2c। अब थोड़ा सा हम पहले क्या लिखते हैं, रस समीकरण में थी, स्टोइचियोमेट्री से हम इसका वेग का समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की जो दर है वह क्या हो जाएगी, ए के रिस्पेक्ट में माइनस डी अपॉन डी टी, बी के रिस्पेक्ट में माइनस डीबी अपॉन डी टी, सी के रिस्पेक्ट में प्लस 1/2 डीसी अपॉन डी टी। मतलब गुणांक को लेते हुए हमने ये समीकरण जो लिखा, तो वो समीकरण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर का समीकरण हो जाएगा। और इस समीकरण को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आते हैं हम सवाल पर। ये तो आप लिख लिया करो, जितनी चीज पूछी जाएगी उतनी चीज हम आगे बात करेंगे। देखो आगे लिखा हुआ है, अभिक्रिया a प्लस बी बराबर 2c के लिए a के विलुप्त होने की दर, ध्यान से समझना, विलुप्त होने की दर बता रहे हैं। इसका मतलब है a के, देखो a हमारा अभिकारक है ना, तो a के विलुप्त होने की दर आपको दी गई है माइनस डी ए अपॉन डी टी। देखो गुणांक नहीं लेंगे, केवल वैसे गुणांक इसमें 1 है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई है, विलुप्त होने की दर कितनी है
10⁻², मात्रक है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आगे आपसे बोला गया है आपको ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना है, बी के विलुप्त होने की दर बताओ, मतलब हमको dB/dt पता करना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के प्रथम और द्वितीय भाग से। अब आप बताओ अगर हम प्रथम और द्वितीय भाग को एक साथ लिखें तो हम क्या लिख ले जाएंगे, -dA/dt बराबर -dB/dt। आप बताओ dA/dt की वैल्यू दी हुई है ना, कितनी है 10⁻², तो इसका मतलब -dB/dt बराबर कितना हो जाएगा 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब B के विलुप्त होने की दर का आंसर कितना आ गया 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो ये जैसे -dA/dt क्या है, A की विलुप्त होने की दर, उसी तरह से B के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी dB/dt। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपसे साथ में पूछा है C के बनने की दर बताओ, तो देखो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमको क्या बताना है C के बनने की दर। तो C के बनने की दर के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा पार्ट, तीसरा पार्ट और पहला पार्ट। पहला इसलिए लिया क्योंकि ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के प्रथम एवं तृतीय भाग से। आप बताओ जब हम प्रथम एवं तृतीय भाग से इसको रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, -dA/dt बराबर +1/2 dC/dt, ये आएगा ना। अब इसकी वैल्यू दी हुई है तो हम इससे क्या निकाल देंगे, प्लस dC/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस 2 इंटू dA/dt, और dA/dt का आप वैल्यू रख दोगे कितना है 10⁻²। तो माइनस चिन्ह तो केवल हमने माइनस चिन्ह तो हट गया ना, ये -dA/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻²। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया कितना 2 इंटू 10⁻²। तो इसका मतलब जो हमारा C है, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, आंसर आया कि हमारा जो C के निर्माण की दर है, C के निर्माण की दर मतलब dC/dt के जो वैल्यू आया वो कितना आया 2 इंटू 10⁻²। वहां पर यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट क्या आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि विलुप्त होने की दर क्या चीज है, निर्माण की दर क्या चीज है और अभिक्रिया की दर क्या चीज है। इन तीनों में आपको सेपरेशन समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आप और करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आने लगेगा। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है बड़ा क्वेश्चन देख करके कि आपका होगा नहीं। सभी क्वेश्चन बहुत सरल सरल हैं और एक ही पैटर्न पर है। देखो हमसे जो बोला गया है उसको हम पढ़ते हैं 318 केल्विन पर हमने N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन किया CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन के द्वारा। मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन की हमने स्टडी करी और स्टडी में हमने किसका सांद्रता बदलते हुए देखी N2O5 की। देखो स्टडी हम इसको लेकर के भी कर सकते थे, इसको लेकर के भी कर सकते थे, मगर हमने स्टडी किसको लेकर के करी N2O5 को लेकर के करी। ये सवाल में कहा जा रहा है कि 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में। ये जो रिएक्शन हो रही है ये माध्यम कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस माध्यम में हमने इस रिएक्शन को स्टडी किया और स्टडी CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता इतनी थी, 184 मिनट बाद इतनी हो गई। तो अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार अगर होती है तो औसत वेग की गणना करो घंटों, मिनट में और सेकंड के पदों में, और NO2 के उत्पादन का वेग क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। इस समीकरण के लिए
हम लगाएंगे, इस समीकरण के लिए हम लगाएंगे रस समीकरण नीति। रस समीकरण नीति स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो अभिक्रिया का औसत वेग है, अभिक्रिया का औसत वेग है वह कितना हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा क्यों लिखा, क्योंकि समय अंतराल छोटा सा नहीं है, 184 मिनट का समय अंतराल है, इसलिए हमने लिखा डेल्टा टी, और अभिकारक ए भी नहीं है, हमारा अभिकारक है N2O5, तो डेल्टा ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, +1/4 डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, और O2 के टर्म में लिखें तो प्लस डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे। अब आप सवाल में देखो, आपको सवाल में पूछा गया है औसत वेग, तो देखो अभिक्रिया का औसत वेग ये आपको निकालना है, देखो लिखा ना, इस अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करो, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब आप बताओ ये डेल्टा ऑफ N2O5 का मतलब क्या हुआ, N2O5 की सांद्रता कितनी बदल गई, देखो पहले कितनी थी, देखो लिखा ना, प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल पर लीटर थी, मतलब प्रारंभ में कितनी थी, 2.33 मोल पर लीटर, और 184 मिनट में घटकर 2.08 हो गई, 2.08 हो गई, मतलब पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ, 2.33 में से 2.08 घटा दिया, अपॉन डेल्टा टी कितना है, 184। तो हमने इसको सॉल्व किया, अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। देखो हमारा समय मिनट में दिया था, इसलिए हमारा आंसर कितना आया, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। आपको वेग में चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है, वेग में आपको चिन्ह नहीं लेना है, बिना चिन्ह के आपको आंसर लिखना है। चिन्ह का मतलब हम आपको बता चुके हैं, माइनस का मतलब होता है कि अभिकारक विलुप्त हो रहा है, और प्लस का मतलब होता है उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट आ गया कि अभिक्रिया का वेग कितना होता है, ये मिनट में आया। हमसे देखो सवाल में पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना मिनट में भी करना है, घंटों में भी करना है, और सेकंड में भी करना है। तो देखो ये प्रति मिनट है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें अपॉन मिनट तो कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब आप बताओ, अब अगर हम बोले कि इस मिनट को आप घंटे में परिवर्तित करिए, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 60 से, और जब डिवाइड करोगे तो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस अभिक्रिया का औसत वेग लिखें, अभिक्रिया का औसत वेग, हमें फिर से वही निकालना है, अभिक्रिया का औसत वेग। अगर हम इस वेग में कितना आया था, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 आया था, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, तो हमारा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट की जगह अब क्या हो जाएगा, प्रति घंटा हो जाएगा, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। कब आंसर आया, जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं मिनट को सेकंड में बदलना होता तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं ना, तो हमें यहाँ 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, हमें यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्योंकि ये मल्टीप्लाई अपॉन में था, इसलिए ओवरऑल हम इस अमाउंट में 60 से अगर डिवाइड कर देंगे, देखो समझना यहाँ पे, अगर हम इस अमाउंट में 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, हम फिर से लिख रहे हैं अभिक्रिया का औसत वेग, ये निकालना है ना, अभिक्रिया का औसत वेग। देखो कितना आया था हमारा, 6.79 इंटू 10⁻⁻, कितना आया था, -4, ये आया था। इसमें हम कितने से डिवाइड करने जा रहे हैं, 60 से। तो जब हम इसमें 60 से डिवाइड करेंगे
तो जो हमारा आंसर है वो 1.13 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा, और इसका मात्रा क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखो इस तरह से हमको करना था। ध्यान से समझिएगा, आपको एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण के लिए आपने औसत वेग का फॉर्मूला रस समीकरण नीति से लिख लिया, आपको लिखना सिखाया था हमने इसको। अब इस समीकरण में आपको N2O5 की प्रारंभिक मात्रा दी है, N2O5 की अंतिम मात्रा दी है, और इस परिवर्तन में लगा समय दिया है। तो इस तरह से मान रखते हुए आप पहले औसत वेग निकाल लें। आप देखोगे कि औसत वेग का जो मात्रक हमारा आया वो क्या आया, मोल पर लीटर पर मिनट। यहां हमारा सवाल सॉल्व हो गया था, मोल पर लीटर पर मिनट में हमारा आंसर आ गया था, मगर हमसे मिनट में आंसर नहीं पूछा था। हमसे पूछा था कि इस मिनट में आंसर मत दीजिए, हमें आंसर दीजिए घंटे में। तो प्रति मिनट था, मतलब मिनट बटे में था, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर किसमें आ गया, घंटे में, और 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर किसमें आ गया, सेकंड में आ गया। और हमसे तीनों यूनिट में आंसर पूछा था, घंटे में भी पूछा था, मिनट में भी पूछा था, और सेकंड में भी पूछा था। तो इस तरह से हमने ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमसे दूसरा पार्ट पूछा गया है कि इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन का वेग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, आपसे देखो सवाल में पूछा क्या गया है, NO2 का उत्पादन पूछा गया ना, तो मतलब d ऑफ NO2 अपॉन dt ये पूछा गया है। देखो NO2 का उत्पादन, NO2 क्या है, उत्पाद है ना, तो उत्पाद कितना बन रहा है, उत्पाद के बनने की दर कितनी है, कितना अभिकारक विलुप्त होता है, उत्पाद बनता है, तो उत्पाद कितना बन रहा है, d ऑफ NO2 अपॉन dt, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जब हमसे पूछा गया है तो आप बताओ इस समीकरण में सॉरी d की जगह आप डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, ये आपसे पूछा गया। तो आप इस समीकरण में ये चीज आपको निकालनी है, इस चीज की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई है, ये आई है। तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब इस अमाउंट में कितने से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 से, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6.79 इंटू 10 टू द पावर -4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3, और मात्रा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। मैंने यहां शॉर्ट में कर दिया है, आप इसको नीचे साइड से कर लीजिए। तो इस तरह से हमको ये सेकंड पार्ट करना है। देखो ध्यान से समझ लो, इस समय अंतराल में, मतलब समय तो वही है, इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन का वेग क्या होगा, तो अभिकारक के विलुप्त होने का वेग और उत्पादन के बनने का वेग। आपको बताया था कि हम गुणांक नहीं लिखेंगे तो वो बनने का वेग और विलुप्त होने के वेग को बताएगा। तो हमें NO2 का उत्पादन दिखाना है, मतलब हमें डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसके पहले भाग से और दूसरे भाग से हम कंपेयर करेंगे। ये पहले भाग की वैल्यू तो आपको दी हुई है, मतलब अभिक्रिया का औसत वेग तो आपने निकाल लिया है। इसमें जैसे आप 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकल आएगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा हमको बताएगा कि NO2 के उत्पादन का वेग कितना है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगा। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन अपनी NCERT की बुक से करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। हम अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के कारक कौन से हैं, उन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।